Okay, what is Git and GitHub? So this is the most important concept of for any developers or any learners or any trainees. Okay, यदि आप एक डेवलपर्स हो या आप एक लर्नर्स हो या आप एक ट्रेनी हो, तो आईटी फील्ड के अंदर यदि आप किसी भी प्रोफाइल में जाते हो तो आईटी फील्ड के अंदर गिट और गिटहब ये दोनों टूल्स होते हैं। ये दोनों क्या है? टूल्स हैं, या दोनों को हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट है ये दोनों। ठीक है, गिट आपका एक लोकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, और जो गिटहब होता है इसको हम रिमोट इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमोट इन्वायरमेंट। तो लोकल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। लोकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है आपकी खुद की मशीन, मतलब जिस मशीन पे आप रोज़ काम करते हो उसे क्या बोलते हैं? लोकल इन्वायरमेंट बोलते हैं या लोकल मशीन बोलते हैं। तो गिट हमेशा आपके लोकल मशीन पे ही क्या रहेगा? मैनेज रहेगा। ठीक है, और गिटहब जो होता है ना, ये किसके अंदर रहता है? क्लाउड मशीन के अंदर रहता है। गिटहब को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिमोट। ठीक है, तो गिट मीन्स लोकल, द टूल्स that will work on local machine. GitHub, it is not a tool, you can simply say that it is a web applications that provide remote work area. GitHub क्या है? It is a web applications that provide remote work area. मतलब आपको एक रिमोट के अंदर, रिमोट जहाँ पर रिमोट की बात आए इसका मतलब ये होता है कि एक क्लाउड के अंदर आपको एक वर्क एरिया देगा, एक रिपोजिटरी देगा जहाँ पर आप अपने कोड को रख सकते हो। ठीक है, तो हम सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं कि गिट इज़ अ टूल दैट प्रोवाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट under local machine to create local repository। मतलब आप सीधा सीधा आप ऐसा समझा सकते हो कि गिट आपका एक टूल होता है जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, और ये आपके लोकल मशीन के अंदर एक लोकल रिपोजिटरी आपको बना करके देता है। गिट का फुल फॉर्म? कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो इसका नाम ही है गिट। ठीक है, नाम ये कैची नेम रख दिया गया है। तो ये एक्चुअली जैसे मतलब एक तरह से देखा जाए जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? आपके लिए एक टूल की तरह काम करते हो आप। जैसे आपको कोई फाइल बनाना है, कोई फोल्डर बनाना है, किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, फोल्डर के बाहर निकलना है, ये सब काम आप किससे करते हो? कमांड प्रॉम्प्ट से करते हो। ठीक उसी तरीके के काम या उसी तरीके के वर्क हम किसके थ्रू करेंगे? गिट के थ्रू करेंगे। तो गिट आपके लोकल के अंदर ही हमेशा प्रेजेंट रहेगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशली क्या होता है? यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं। डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3, डेवलपर 4। अब चारों डेवलपर्स की जो मशीन्स होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वो चारों डेवलपर्स क्या यूज़ करेंगे? गिट यूज़ करेंगे, और गिट के थ्रू क्या करेंगे? उनका मेन टारगेट क्या होता है कि अपने एप्लीकेशंस को पुश करना कहाँ पर? गिटहब में। कहाँ पे पुश करना? रिमोट में। ठीक है, क्योंकि लोकल मशीन से दूसरे लोकल मशीन में डेटा शेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यदि मैं आपको बोलूँ कि मान लो आप एक डेवलपर 1 है, आपके पास एक अलग मशीन है, आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है। ठीक है, ये आपका मशीन हो गया। दूसरा डेवलपर डेवलपर 2 है, ये अलग मशीन में काम कर रहा है, मशीन 2 में काम कर रहा है। इन दोनों का प्रोजेक्ट एक ही है। ये दोनों LMS प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं? LMS प्रोजेक्ट में। ये भी LMS प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। डेवलपर 1 भी किस पे काम कर रहा है? LMS प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। डेवलपर 2 भी किस पे काम कर रहा है? LMS प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पर इन दोनों के मशीन्स अलग अलग हैं। अब ये दोनों अपने कोड को क्या करना चाहते हैं? मर्ज करना चाहते हैं। अपने प्रोजेक्ट कोड को, जो भी उन्होंने काम करा उस प्रोजेक्ट को मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज करने के लिए वो क्या करेंगे? एक रिमोट
बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और उस रिमोट एप्लीकेशन का नाम है गिटहब। इस रिमोट एप्लीकेशन का नाम क्या है? गिटहब। तो गिटहब आपका एक वेब एप्लीकेशन है जो एक वेबसाइट के फॉर्म में रहेगा और इसका काम ये, इसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन या क्लाउड एप्लीकेशन। इस क्लाउड एप्लीकेशन में आपको क्या बनाना रहेगा? एक रिपोजिटरी या एक फोल्डर बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा? फोल्डर बनाना रहेगा। और इस फोल्डर को इस मशीन से भी हम कनेक्ट करेंगे और इस फोल्डर को हम इस मशीन से भी कनेक्ट करेंगे। और इन दोनों लोकल मशीन से इस फोल्डर को कनेक्ट कराने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? गिट सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? गिट। कि गिट के माध्यम से हम इस लोकल मशीन के अंदर जो भी हमने वर्क किया है इसको हम कहाँ पे पुश करेंगे? गिटहब में। आया समझ में? और इस गिटहब को क्या, ये गिटहब दोनों एक्सेस कर सकते हैं। और जब आपका, जैसे आपने जो काम करा वो भी कहाँ पर है? गिटहब में है। मैंने जो काम करा वो भी कहाँ पर है? गिटहब में। और गिटहब क्या है? क्लाउड है। तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि मान लो 5 लोग हैं, ABCD, मैंने एक गूगल ड्राइव दे दिया आपको और मैं बोला कि ये गूगल ड्राइव में 5 लोगों को अपना फाइल रखना है। ठीक है। पर गूगल ड्राइव और गिट हमें बस इतना डिफरेंस रहता है कि गूगल ड्राइव सिर्फ आपको स्टोर कर लेगा बस। ठीक है। हालांकि गूगल ड्राइव में भी चेंजेस दिखता है कि यदि मान लो मैंने अब गूगल ड्राइव में मैं शेयर हूँ और यदि मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इस फाइल में क्या हुआ है? चेंजेस हुआ है। यदि आपने किसी फाइल को हटाया तो गूगल ड्राइव में भी दिख जाता है कि ये कंटेंट आपने यहाँ से हटा दिया है। तो ठीक वही काम कौन कर रहा है? पर ये गूगल ड्राइव एक लिमिटेड फीचर्स के साथ करता है और ये चीज़ हमें एक अनलिमिटेड फीचर्स के साथ मिलता है। और इसको हम वर्जन कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्या, हमसे खुद से भी गलती हो जाती है कि हमने आज कोड लिखा और हमने गिटहब में क्या कर दिया? उसको पुश कर दिया। पुश करना मतलब होता है गिट लोकल से प्रोजेक्ट को रिमोट में डालना, लोकल से प्रोजेक्ट को रिमोट में रखना, उसको क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। तो अब मुझे कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने आज पुश करा, कल पुश करा, लेकिन मुझे परसों पुश किया, मतलब लेकिन मुझे क्या है कि आज जो परसों अभी करंट वाला जो वर्क है उसमें कुछ एरर आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिवर्ट करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पुराना वर्क था उस वर्क को मैं क्या करूँ? रिस्टोर कर लूँ। तो ये काम भी हम किस में कर सकते हैं? गिट से कर सकते हैं। तो गिट आपको रिस्टोर का फीचर्स भी देता है। गिट आपको ब्रांचिंग का फीचर्स भी देता है कि एक ही प्रोजेक्ट है, अब उस प्रोजेक्ट में 5 डेवलपर्स, पाँचों डेवलपर्स अलग अलग काम करना चाहते हैं, तो पाँचों डेवलपर्स अपने अलग अलग ब्रांच भी बना सकते हैं। कहाँ पर? गिटहब में। मर्ज नहीं कराना है तो गिटहब में ब्रांच नहीं बनाएंगे। ब्रांच कहाँ बनेगा आपका? गिट से बनेगा। लेकिन गिट से जैसे आप पुश करोगे तो गिटहब में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्या हो जाएगी? मैनेज हो जाएगी। तो गिट आपका लोकल, मतलब आप लोकल का पूरा जो मैनेजमेंट है वो किसका है? गिट का है। और रिमोट का पूरा जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है? गिटहब कर रहा है। रिस्टोर का मतलब कि डिलीट हो गई कि वापस आ जाएगा। रिस्टोर का मतलब होता है कि जैसे आपने कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3 किया, आपको रोल बैक करना है कमिट 1 पे, तो आप कमिट 1 पे वापस आ सकते हो। प्रोग्राम वापस से उसी हाँ, कोडिंग पे आ जाएगा, उसी पे आ जाएगा। जैसे आपने कमिट 1 में 10 लाइन लिखा, हाँ। कमिट 2 में आपने 20 लाइन लिखा, कमिट 3 में आपने 30 लाइन लिखा, अब आपको क्या करना है? वापस 10 लाइन वाले में आना है, तो आप 10 लाइन वाले में वापस आ सकते हो। ये फैसिलिटी है, मतलब कोड को आप रिस्टोर कर सकते हो। ये फीचर्स भी आपको गिट देता है। कोड को आप डिवाइड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यूजिंग ब्रांचेस। तो ये सभी फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? गिट प्रोवाइड करके दे रहा है। गिटहब तो आपका एक सिर्फ कंटेनर है, बाकी पूरा काम आपको किससे करना है? गिट से करना है। ठीक है। गिट इज़ अ टूल दैट प्रोवाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अंडर लोकल मशीन टू क्रिएट लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, ये सबसे मेन है। और गिटहब इज अ वेब एप्लीकेशन दैट क्रिएट रिपोजिटरी, जहाँ पे मैं रिपोजिटरी बोलूँ मतलब फोल्डर है, दैट क्रिएट रिपोजिटरी फोल्डर टू रिमोट मशीन। रिमोट मशीन मतलब वर्चुअल मशीन में। इट कैन बी, इट विल बी मैनेज्ड, इट विल मैनेज all operations from local machine by Git।
तो मतलब आप ये समझ लो कि गिट आपका लोकल इन्वायरमेंट है, गिटहब क्या है आपका एक सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट है? सेंट्रलाइज्ड। मतलब क्लाउड है, आप उसको क्लाउड समझो। क्लाउड वही होता है ना जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कि मान लो मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल को मैंने आपको कहाँ रख दिया? गूगल ड्राइव में रख दिया, और गूगल ड्राइव में मैंने सबको शेयर कर दिया तो सबको दिखेगा। पर यदि मेरी ये फाइल यदि मेरे मशीन पे ही है तो सिर्फ किसको दिखेगा? मुझे ही दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। तो गिटहब में यदि आपने कोई कोड रखा है तो वो पब्लिकली सबको दिखेगा। और गिट के अंदर आप क्या कर सकते हो? सिर्फ आपके मशीन पे ही वो चीज़ रहेगी। तो सबसे पहले क्या करोगे? अब यदि आपको इसको प्रैक्टिकली यदि करना है तो सबसे पहले आप अपने रिमोट के अंदर अपना एक अकाउंट बनाओ। तो फर्स्ट क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब प्लेटफॉर्म। मतलब गिटहब प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर के आपको अपना अकाउंट बनाना है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक जीमेल में अकाउंट बनाते हो, ठीक वैसे ही जैसे आप फेसबुक के अंदर अकाउंट बनाते हो, ठीक वैसे ही जैसे आप इंस्टा में अकाउंट बनाते हो, वैसे ही आपको गिटहब के अंदर अकाउंट बनाना है। साइन अप करना है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? साइन अप करना है। ठीक है, कैसे साइन अप करोगे? यहाँ पे जाइए github.com, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना यूजर नेम, कंट्री जो भी है आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेना। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? जैसे आप क्रिएट अकाउंट करने के जस्ट बाद क्या करेगा? आपको एक डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? डैशबोर्ड। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने कोड मग। अब पहले मैं देखता हूँ कि ये ईमेल आईडी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे गिटहब अकाउंट बने हुए हैं। तो फर्स्ट आई विल चेक दैट ओके दिस ईमेल आईडी इज़ एक्सेसिबल। ओके, देखो मैं इनकॉग्निटो विंडो में कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसमें मेरा गिटहब दूसरा वाला अकाउंट खुला हुआ है। पता है ना, प्राइवेट विंडो सभी को पता होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया कोड मग ind@gmail.com। इस नाम से मैंने एक क्या बनाया? मतलब ईमेल आईडी पहले से होना चाहिए आपके पास, जीमेल में हो, याहू में हो, जिसमें हो उसमें चलेगा। ठीक है, इसमें गूगल जैसा नहीं है कि जीमेल में ही होना चाहिए। गूगल में यदि आपको गूगल ड्राइव एक्सेस करना है तो क्या मोस्ट ऑफ द केस में यूज़ करते हो? जीमेल। ठीक है, पासवर्ड आप कुछ भी दे दो, मैं अभी पासवर्ड नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके बाद अपना यूजर नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर नेम में कोड मग। किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं? आई थिंक दैट ऑल आर इंडियन। ओके, आर यू बिलोंग फ्रॉम इंडोनेशिया? इसके बाद रिसीव यूजर नेम कोड मग इज़ नॉट अवेलेबल। कोड मग ऑलरेडी है तो मैं लिख दूंगा कोड मग इंदौर। अब ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिसीव ऑकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट नहीं चाहिए मेरे को भाई, मैं इसी में खुश हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर दीजिए क्रिएट अकाउंट। अब ये अकाउंट बनाने से पहले इसलिए ऐसा ही ईमेल आईडी डालना जिसका पासवर्ड आपको पता हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या भेजेगा? ये कोड भेजेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। इसलिए मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि मेरे पास ये मेल आईडी का एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ईमेल आईडी यदि एक भी गलत डालूंगा ना तो फिर मैं ढूंढता रह जाऊंगा, कोड नहीं मिलेगा मेरे को। मिला नहीं है, मैंने कोड मग IND डाला है, कोड मग लैब डाला है। इसका नाम क्या है? गलत ईमेल आईडी गलत डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? हाँ, ये कोड मग लैब है। कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। ठीक है, कोई पैसा आपको लगने वाला नहीं। यहाँ पे लिखा है अपडेट योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, और वापस जाओ। टेम्पररी मेल आईडी होता है उनसे काम नहीं चलेगा? उससे भी चल जाएगा, पर वो टेम्परेली याद नहीं रहता ना। यदि आप टेम्परेली याद रखना चाहते हो तो टेम्प मेल क्रिएट कर लो और यूज़ कर लो। ठीक है,
पर इसमें क्या रहता है, ये आप लॉन्ग टर्मर के लिए आप बना रहे हो, आपका कोड की बात है, इसलिए आप एक्चुअल मेल ही यूज़ करोगे कि उसके अंदर हो सकता है आप अच्छे कोड रखो या कुछ भी रखो, मतलब प्रोफेशनली आप जब भी गिटहब का अकाउंट बनाओ तो प्रोफेशनली बनाओ, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में कंपनी के अंदर भी आपके जितने भी वर्क आपने किया है ना, उसका गिटहब का यूआरएल यदि आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो तो वो अच्छा इंप्रेशन रहता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपको दिखाना रहता है, ठीक है। आता है तो कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको जितना आता है ना उससे कई गुना ज़्यादा बताना रहता है, ठीक है। तो वापस से मैं गया, यहाँ पे यूजर नेम कोड मग लैब है इस बार, ठीक है। यूजर नेम याद रखना क्या है, कोड मग लैब। बस क्रिएट अकाउंट कर दो, वेरीफाई योर अकाउंट। इसमें सबसे अच्छी बात है कोई क्रेडिट कार्ड या कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगता है ये। जैसे आप AWS के अंदर अकाउंट बनाते हो तो ऑथेंटिकेशन मांगो, 49212383 49212383, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा ये, आपसे पूछेगा यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। तो नीचे कंटिन्यूअस गूगल करें तो हाँ, उससे भी काम हो जाएगा। योर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया। मतलब बहुत सिंपल स्टेप है। अब यहाँ पे कोड मग लैब, मैंने यूजर नेम से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड, वेरी इजी प्रोसेस दिस वन, ओके। तो ये आपके पास इस तरीके से ये गिटहब का एक प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, github.com है, मतलब ये क्या है, आपका रिमोट है, ठीक है। रिमोट मतलब इन द सेंस कि ये एक वेब एप्लीकेशंस के फॉर्मेट में है। और यहाँ पर आप प्लस में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर्स, ठीक है। आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए, न्यू रिपोजिटरी में जाइए, और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एनी नेम यू कैन प्रोवाइड। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माय फर्स्ट रिपोजिटरी, माय फर्स्ट रिपोजिटरी, ये मेरा पहला रिपोजिटरी है, ठीक है। ये माय फर्स्ट कोड। अच्छा, इसमें भी नेम चेक करता है अवेलेबल है कि हाँ, इसमें भी नेम चेक करेगा, ठीक है, क्या अवेलेबल, क्योंकि आपके इसमें चेक करेगा, ये देखो आपके सब डोमेन में चेक कर रहा है, कोड मग लैब स्लैश में चेक कर रहा है, मतलब आपके पास दोबारा नहीं बनना चाहिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें दो मोड होते हैं, आपको पब्लिक बनाना है कि आपको प्राइवेट बनाना है। पब्लिक बनाना है तो सबको दिखेगा, प्राइवेट बनाना है तो जिसको जिसको आप परमिशन दोगे वही वही देख सकता है। आपके जो कोलैबोरेशन वाले हैं सिर्फ उन्हीं को दिखेगा, ठीक है। तो आप पब्लिक बना सकते हो या प्राइवेट, जैसा आपकी इच्छा वैसा बना सकते हो। लेकिन जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उस समय हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट बनाते हैं, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट्स को दुनिया को थोड़ी दिखाते हैं, ठीक है। पर अभी आप पब्लिक बना लो प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करना है। क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी करना है। जैसे आपने रिपोजिटरी मतलब आप फोल्डर, आप कंफ्यूज नहीं होना, रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, फोल्डर होता है, ठीक है। जैसे आपने इस रिपोजिटरी में गए तो देखो ये पूरे सेटअप कमांड भी बताता है कि आप ये सब गिट के कमांड बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी अपन मैनुअली काम कर रहे हैं, ये काम आप किससे कर सकते हो, गिट से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, गिट से भी कर सकते हो। और ये इसका पूरा का पूरा क्या है, एक इस रिपोजिटरी का क्या है, एक यूआरएल है। क्या है, यूआरएल। तो मतलब हमारा ये इन्वायरमेंट क्या हो गया, सेट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही रखना है। अब इस इन्वायरमेंट को हमें एक्सेस करना है किसके थ्रू, गिट के थ्रू। मतलब इसमें हम जो डेटा है, लोकल का डेटा, इसमें अपन क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप्स क्या बन चुका है, प्राइमरी स्टेप्स हमारा क्रिएट हो चुका है कि हमने गिटहब का इन्वायरमेंट हम बना चुके हैं। किसका इन्वायरमेंट बना चुके हैं, गिटहब। और गिटहब क्या है, रिमोट। जहाँ पर रिमोट बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, गिटहब। अब हम अपना लोकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लोकल। लोकल इन्वायरमेंट बनाना है। तो लोकल इन्वायरमेंट मतलब आपकी खुद की मशीन, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है। तो गिट आपका क्या है, लोकल, एक पर्टिकुलर क्या है आपका, मैंने क्या बोला कि एक कमांड, एक टूल है, ये कमांड बेस्ड भी है, ग्राफिक्स बेस्ड भी है। तो आप सबसे पहले गिट इंस्टॉल करोगे, गूगल के पास जाइए और यहाँ पे लिखिए गिट डाउनलोड। क्या लिखना है, गिट डाउनलोड, और यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करिए। क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आपके पास मैक है तो मैक के लिए कर लीजिए, विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए कर लीजिए, जिसके लिए भी आपको मैनेज करना है। यहाँ पे लिख दिया मैंने डाउनलोड फॉर विंडोज़।
ठीक है। अब यहाँ पर यदि 64 का सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे गिट फॉर विंडोज़ 64 ये आ गया। यहाँ से आपका पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। एवरीथिंग हैज़ बीन डाउनलोडेड। ओके, इतना समझ में आया। अब आपको इस पर्टिकुलर .exe फाइल है, क्योंकि विंडोज़ में तो .exe फाइल ही चलती है, राइट क्लिक करना है आपको और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि क्या है, इसको फुल परमिशन के साथ इंस्टॉल करिए। ठीक है, यस करिए और यस करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको बस इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे देखो मेरे मशीन में तो ऑलरेडी है। रिमूविंग प्रीवियस गिट वर्जन, पुराना वाला मेरा हटा रहा है। ठीक है, हटा दें, मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे मशीन पे नया आ जाए। ठीक है, तो गिट मतलब हो गया लोकल। ओके, नाउ इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन योर मशीन। आपसे पूछ भी रहा है कि आपको गिट का बेस आपको लॉन्च करना है क्या, मैंने फिनिश कर दिया, ये लॉन्च भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके बारे में हिस्ट्री जोग्राफ़ी दे दिया आपको, इतना हिस्ट्री जोग्राफ़ी याद नहीं रखना है। ठीक है, ये आपको मैनेज हो गया। अब वापस से यदि आपको गिट को, अब देखो मतलब अब हमारे पास दोनों इन्वायरमेंट बन चुके हैं। गिट इन्वायरमेंट टेस्ट करना है इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर जाइए और यहाँ पे गिट का CMD है। इसका CMD है गिट। तो गिट का बैश भी है, बैश मतलब ये अलग अलग एडिटर्स हैं। CMD सबसे यूज़र फ्रेंडली एडिटर है, तो मैं आपको यही प्रीफर करता हूँ कि आप CMD यूज़ करिए। और यहाँ पर आप गिट -- वर्जन यहाँ पे चेक करेंगे तो ये गिट का अपना वर्जन भी बता देगा। इसका मतलब ये है कि गिट पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो आया समझ में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि गिट क्या होता है और गिट हब क्या होता है। तो लोकल के लिए क्या है, गिट है, और रिमोट के लिए क्या है, गिट हब। तो पहले तो अपना फिल्म यहीं से खत्म, मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। अब हम बात करते हैं, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हम यूज केस क्या चाहते हैं। यूज केस हम ये चाहते हैं कि हमने रिपोजिटरी बना लिया गिटहब के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपने लोकल में, और इस फोल्डर में हम फाइल रखेंगे। क्या रखेंगे, फाइल रखेंगे। HTML की कोई भी 2 फाइल हमने उठा के इसमें रख दिया, और इन दोनों फाइल को हमारा टारगेट क्या है कि जो गिटहब के अंदर हमने क्या बनाया है, अभी एक रिपोजिटरी बनाया है, उस रिपोजिटरी में इस फाइल को क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, आवर टारगेट इज दिस। आया समझ में। तो इसको कैसे हमें अचीव करना है, यही चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि आप इसको ऐसा फील कर लो कि ये आपका जो प्रोजेक्ट, आप जो लाइव काम कर रहे हो, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप पाइथन के प्रोग्राम बना रहे हो। अब आपके पाइथन का प्रोग्राम कहाँ पर है, आपके लोकल मशीन में। कल के डेट में आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, आपका पूरा पाइथन का प्रोग्राम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। पर आप उस पाइथन प्रोग्राम का एक बैकअप आपने गिटहब के अंदर बना के रखा है। ठीक वैसे ही फोल्डर, जैसा फोल्डर आपके लोकल में बना है, ठीक वैसे ही वैसा फोल्डर का बैकअप कहाँ बना है, गिटहब में बना है। तो वापस से आप क्या कर सकते हो, उसको रिस्टोर कर सकते हो। एक फ़ायदा तो ये भी है ना, क्योंकि मशीन का और इंसान का दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यदि आपका मशीन क्रैश हो जाए तो उस हालत में इंसान क्रैश हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मशीन क्रैश हो गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि फिर उसके डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर किसकी नीड है, वहाँ पर किसकी ज़रूरत है, गिटहब की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कभी आप देखना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यदि आपके मशीन से हट गई, या कभी आप हार्ड डिस्क क्रैश यदि आपका हो गया, तो फिर देखना कितना पछतावा होता है, काश मैंने इसको रख लिया होता।
ठीक है, आपको लगता है कि मिल जाए 10,000 रुपये ले ले कोई, 20,000, मेरे पास कितने लोग ऐसे बहुत बार सारे आते हैं कि सर मेरा डेटा बहुत एडिट हो गया, कि आपके पास कोई ऑप्शन है क्या इसको हम वापस से रोल बैक कर सकें। तो मैं बोलता हूँ नॉट पॉसिबल फॉर माई एंड। तो इसलिए आप उसको, कंपनी थोड़ी इतना रिस्क लेती है, जो काम करा कंपनी तो सीधे बोलती है कि आप जैसे यहाँ से जाओ, आपके लोकल मशीन में जितना भी कंटेंट है ना, सब कुछ रिमोट में होना चाहिए। आप वो रिमोट AWS यूज़ कर सकते हैं, रिमोट के लिए गूगल का क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, रिमोट के लिए वो गिटहब यूज़ कर सकते हैं, बिटबकेट यूज़ कर सकते हैं, गिटलैब यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स अवेलेबल इन इंडस्ट्री, बट सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल्स क्या है? गिटहब, जो फ्री है ना, फ्रीली अवेलेबल है, आप यूज़ करो इसका, ठीक है। बाकी फ्रीली अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। एक लिमिटेड प्रैक्टिस पर्पस से ज़्यादा, मतलब आपका काम हो जाएगा एज अ एजुकेशन या एकेडमिक्स के जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स ये आसानी से कंटेन कर लेगा। मतलब पेड है। हाँ, एक लेवल के बाद, ठीक है। दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, ठीक है, यदि आप इनडायरेक्टली सोचोगे तो। अब क्या करना है अपने को? एक फोल्डर बना लीजिए, न्यू में जाइए और यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। आप चाहो तो उसी नाम से बना लो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। दोनों का नाम यदि अपन एक ही रखते हैं तो इससे कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। जैसे माय फर्स्ट कोड, तो मैं यहाँ पर माय फर्स्ट कोड के नाम से बना देता हूँ, आप किसी भी नाम से भी बना सकते हो। या ये तो मेन फोल्डर है, ठीक है, इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ माय फर्स्ट नाम से फोल्डर बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 फाइल बनाता हूँ, ए और यहाँ पे दूसरा भी नॉर्मल नोटपैड की फ़ाइल बना लेता हूँ, या HTML की बनाना है। जैसे HTML की ऑलरेडी मेरे पास कुछ फ़ाइल पड़ी होंगी, इन्हीं को उठा लेता हूँ मैं। फ़ाइल बनाना जैसे ये है, देखो, Example1, लेआउट 4, लेआउट 5, लेआउट 6, लेआउट 7, लेआउट 8, लेआउट 9, ये पूरे ही उठा लो ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब ये पूरे को उठा करके मुझे कहाँ रखना है? गिटहब में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको, ये हमारा गिट का कमांड है। 2 क्यों खुले हैं भाई? एक बंद कर दो, नहीं कन्फ्यूजन है। देखो इन दोनों का समझोगे कैसे? तुमको लगेगा दोनों ही तो बिल्कुल CMD है और दोनों सगे भाई दिख रहे हैं आपको, दोनों सगे भाई दिख रहे हैं। तो यहाँ समझो, यहाँ पे क्या लिखा है? गिट CMD, और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसके लिए आपको अर्जुन की आंखों से देखना पड़ेगा। कौन से अर्जुन? अर्जुन, हाँ, मतलब बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है ना, इसलिए आपको दिख दोनों एक जैसे रहे, लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट है हमारा, और ये हमारा गिट का CMD है। अब हमें गिट के CMD में करेंटली हम किस फोल्डर में विराजमान हैं? अभी एडमिन फोल्डर, C ड्राइव यूजर्स शिवा PC के अंदर है। यहाँ से देखा करो ना, इसका मतलब फोल्डर ही होता है कि हम अभी इस फोल्डर में, हमें कहाँ जाना है? D ड्राइव में जाना है। कैसे जाओगे D ड्राइव में? यहाँ से, ये बेसिक कंप्यूटर की देन है। यदि आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ते ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता होती कि कैसे हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कमांड से जाते हैं। D:, देखो इनको पता है क्योंकि इन्होंने बेसिक थोड़ा पढ़ा होगा। ये बेसिक में पढ़ाया जाता है कमांड क्या होते हैं। अब आजकल क्या तुमको इंटरनेट आने लग गया तो समझते हो कि सब बेसिक आता है। बेसिक में ये कमांड, एक एक चीज़ें, फोल्डर कैसे बनाते हैं। आप कभी ट्राई करो कि मैं आज पूरा काम CMD से करूँगा, एक दिन के लिए ट्राई कर लो, तो इससे आप ये कमांड याद हो जाएगा। फोल्डर में CMD बनाऊंगा, फाइल में CMD बनाऊंगा, फोल्डर के अंदर मैं CMD से जाऊंगा, प्रोजेक्ट में CMD बनाऊंगा, क्योंकि वापस ज़माना CMD का ही आ गया। आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी हैं वो सब कमांड बेस्ड हो चुके हैं। अब वो सिर्फ कमांड देते हैं, ये कमांड चलाओ, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, जितने भी हैं, गिट हो गया, गिटहब हो गया, लिनक्स, सब कुछ कमांड बेस्ड हो रहा है। तो वापस से पहले ग्राफिक्स से वापस अपन किस में आ रहे हैं? कमांड में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CD अब कहाँ पर है? माय फर्स्ट, यहाँ पहुँच गए। अब गिट के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो, वापस आप गिटहब के पास जाओ, वो आपकी खुद ही हेल्प कर रहा है, वो पूरे कमांड बता रहा है कि सबसे पहले आपको, देखो, अब गिट के अंदर से जिसको गिटहब में ले जाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? गिट के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्या है? ये एक नॉर्मल फोल्डर है। माय फर्स्ट क्या है? एक नॉर्मल फोल्डर है। अब इसको गिट के अंदर का रेपो बनाना पड़ेगा, गिट रिपोजिटरी। जैसे गिटहब की रिपोजिटरी आपने कैसे बना दिया?
वहाँ पर जाकर के लॉगिन करके और वहाँ पे क्लिक करके क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। अब गिट के अंदर का रिपोजिटरी कैसे बनता है, उसके लिए कमांड होता है। गिट की रिपोजिटरी यदि बनानी है, और हमेशा करंट वर्किंग प्रोजेक्ट के अंदर ही गिट की रिपोजिटरी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या रहता है, गिट की रिपोजिटरी बनाने के लिए कमांड है गिट इनिट। इससे गिट की रिपोजिटरी बन जाती है। कौन सा कमांड है, गिट इनिट। ये कमांड क्या करता है, क्रिएट गिट रिपोजिटरी। इस कमांड का काम क्या है, गिट के अंदर का रिपोजिटरी बनाना। क्रिएट गिट रिपोजिटरी, ये गिट का रिपोजिटरी बनाता है। देखो कहीं दिख रहा है आपको भी, अभी तो HTML सेशन में। अब अपन अपने प्रोजेक्ट्स में आते हैं। देखो ये बन दिख गया। अब आपके मशीन में यदि यहाँ पे देखना, व्यूज़ के अंदर जा कर के यदि आपका यहाँ पर रहता है ना हिडन फाइल्स का, ठीक है, तो वो चीज़ें आपका यदि इनेबल डिसेबल यदि है, यदि इनेबल है हिडन फाइल तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। मेरे में इनेबल है इसलिए दिख रहा है, और वैसे भी देख के करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो पहला कमांड ये हो गया। दूसरा कमांड, गिट की रेपो बन गई। अब इस रेपो के अंदर क्या करना है, जिस जिस फाइल को आपको पहुँचाना है, कहाँ पर पहुँचाना है, रिपोजिटरी में पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये पूरे फाइल को एक साथ पहुंचाना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जितने भी HTML वाले फाइल हैं सिर्फ उन्हीं को पहुंचाना है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, git add star.html। अब एक्चुअली क्या है, गिट के अंदर भी दो इन्वायरमेंट होते हैं। गिट के अंदर भी क्या होते हैं, दो स्टेज होते हैं। इन्वायरमेंट ना बोल करके अपन क्या बोलते हैं, दो स्टेज होते हैं। जैसे गिट के अंदर अभी गिट ऐड star.html करा ना, इसका मतलब क्या है, ये टेम्प के अंदर क्या करता है, इसके अंदर एक टेम्प करके क्या है डायरेक्टरी होती है, वहाँ पर जा करके क्या करा उसने, आपकी फाइल को ऐड करा है अभी। और दूसरा इन्वायरमेंट होता है स्टेज इन्वायरमेंट। मतलब अभी क्या हुआ है, सिर्फ जैसे रहता है ना कि अभी सिर्फ बातचीत चल रही है किसी भी, जैसे मान लो कोई हमें प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही है, अभी हमने प्रोजेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो गिट ऐड star.html मतलब जितने भी HTML के जितने फाइल्स हैं वो सब कुछ गिट के टेम्प इन्वायरमेंट में, रिपो के अंदर टेम्प में आया। रिपो में दो चीज़ें होता है, टेम्प और स्टेज। टेम्प मतलब बिना कमिट के टेम्प में रहता है, जब अपन कमिट करते हैं तो कहाँ पर आता है, वो स्टेज में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे गिट स्टेटस में देखो, स्टेटस में आपको पूरा बता देगा। देखो कितने फाइल ट्रैक्ड हैं, कितने फाइल अनट्रैक्ड हैं, कितने फाइल को उसने टेम्प में ऐड करा, ये सभी फाइल टेम्प में ऐड है। और ये जितने फाइल बचे हुए हैं ना फोल्डर से बता रहा है कि ये फाइल है और फोल्डर अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड मतलब ये अभी ऐड नहीं हुए हैं, ये अभी कोई ऐड नहीं हुए हैं, ये अनट्रैक्ड हैं, मतलब इनको हमने ऐड नहीं किया है। तो स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होता है जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो कि कौन सी चीज़ आपकी क्या है, गिट के अंदर के टेम्प के अंदर जाकर के एडेड है, क्योंकि टेम्प से ही स्टेज में जाएगा। गिट का भी पूरा एक फ्लो है कि डायरेक्ट आप स्टेज में नहीं रख सकते, पहले कहाँ पे जाएगा, वो टेम्प में जाएगा, फिर टेम्प से कहाँ पे जाएगा, स्टेज में जाएगा। ठीक है, तो मतलब गिट के अंदर देखा जाए तो गिट का आप इस तरीके से वर्चुअल इमेज बना सकते हो कि गिट एक्चुअली क्या है, इस तरीके से पूरे डेटा को मैनेज करता है कि पहले गिट आपका लोकल में गया, मतलब गिट क्या है, गिट एक मेन फोल्डर है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक लोकल टेम्प, लोकल नहीं, एक क्या होता है टेम्प और एक होता है स्टेज, स्टेजिंग बोलते हैं जिसको। ये टेम्प इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग। स्टेजिंग के लिए क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कमिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गिट। इसलिए देखना, फिर से वापस से जाओ और ये पूरा कमांड आप देखते जाओ, ये सब कमांड इसने एक स्टेप बताया। गिट ऐड, उसने ये फाइल को ऐड करा, फिर गिट कमिट -m मतलब मैसेज, और माय फर्स्ट कमिट। अभी अपन गिटहब में नहीं, अभी अपन गिट के अंदर के स्टेजिंग इन्वायरमेंट में अपन ने इन सभी फाइल्स को दे दिया। 12 फाइल्स हैं जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट में जाकर के ऐड हो चुके हैं। अब वापस से स्टेटस देखो, ठीक है, वो सिर्फ अब इस बार ये बता रहा है कि अब आपके पास अनट्रैक्ड फाइल ये हैं, बाकी फाइल आपका एडेड हो चुका है। तो सर टेम्प अपने लोकल मशीन में होता है? दोनों लोकल में होता है। अभी टेम्प भी लोकल में, स्टेज भी लोकल में। अभी आपका रिमोट में कुछ नहीं गया है, रिमोट अभी खाली है। मैं बोल रहा हूँ गिट रिपो में भी दो पार्ट होते हैं, एक टेम्प, मतलब जब तक आप कमिट नहीं करते हो तो कमिट से पहले वाली चीज़ें कहाँ पे रहती है, टेम्प में रहती है। जैसे आपने कमिट में करा तो वो कहाँ जाएगा, स्टेज में जाएगा, और जो स्टेज है वही कहाँ जाएगा, गिटहब में जाएगा। टेम्प वाला कभी भी गिटहब में नहीं जाता है, स्टेज वाला कहाँ जाएगा, गिटहब में। अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए एक कमांड होता है, पुश कमांड। कौन सा कमांड होता है, पुश कमांड। बिना पुश कमांड के वो कहाँ नहीं जाएगा,
रिपोजिटरी, क्लाउड में। हाँ क्लाउड में नहीं जाएगा। लेकिन अभी आपका एक्चुअली क्या रहता है, देखो इधर देखो, फ़ोन बंद कर दो यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तब भी ध्यान मतलब फ़ोन पे ही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है तुम लोगों की। तो यहाँ पर क्या रहता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या ऑप्शन रहता है आपका, मेन ब्रांच रहता है इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब एक्चुअली क्या रहता है कि अभी आपके पास यहाँ पे देखो कि ये किस ब्रांच में है, ठीक है। गिट देखो ये लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर, बाय डिफ़ॉल्ट गिट के अंदर का ब्रांच मास्टर होता है और गिटहब के अंदर का ब्रांच मेन होता है। गिटहब के अंदर का ब्रांच क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मेन होता है। उसने मेन लिया, नाम रख दिया, ठीक है। मैं चाहूँ मास्टर से भी वहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, तो हम क्यों, जब सब लोग मेन बोलेंगे तो अपन भी मेन में ही मैनेज करें। तो ब्रांच को हमें रिनेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिनेम। तो अभी अपना ब्रांच क्या है, देखो ये ब्रांच क्या है, मास्टर है। एक बात मतलब फिर से आप बता रहा हूँ, गिट का डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्या होता है। अभी ब्रांच के बारे में ज़्यादा डिटेल मत समझो, बस इतना समझो कि गिट का डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्या होता है, मास्टर, और गिटहब का डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्या होता है, मेन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि इसमें क्या रहता है, ब्रांच आपका, मैं वही ब्रांच चाहता हूँ जो मतलब मैं मेन ब्रांच में ही क्या करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ। यदि मैं पुश इधर कर दूंगा तो फिर वो गिटहब में एक नया ब्रांच बन जाएगा, मास्टर। तो मैं नया ब्रांच क्यों बनाऊँ, जो गिटहब में जो मेन ब्रांच बनाया मैं उसी के अंदर क्या करना चाहता हूँ, अपने कंटेंट को रखना चाहता हूँ। तो इस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रांच को रिनेम करना पड़ेगा। तो ब्रांच को रिनेम करने के लिए क्या होता है, गिट ब्रांच -m, -m मतलब होता है रिनेम करना, ठीक है। और क्या रिनेम करना है, मतलब रिनेम या मूव के लिए क्या लिखते हैं, -m, ठीक है। अब यहाँ पर जा कर के देखो आप गिट स्टेटस, अब वो बता देगा कि आप किस ब्रांच में हो, देखो लिखा है ऑन ब्रांच मेन। अब आप मेन ब्रांच में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो कितने कमांड, एक बार फिर से कमांड देख लो, कितने कमांड आप चला चुके हैं, देखो यहाँ तक आपने चला चुके। अब ये वाला अब आता है इसमें गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये आपको मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गिटहब में तो बहुत सारे रिपोजिटरी हो सकते हैं। गिटहब एक रिमोट है, उसमें आपने 10 रिपोजिटरी बनाया, 10 फोल्डर बनाया, तो किस फोल्डर में ऐड करना है उसका पाथ देना पड़ता है। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। ये और ये आपके गिटहब का क्या है, यूआरएल है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, देखो ये जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी रिपोजिटरी बनाते हो तो यहाँ पे लिखा रहता है, ये क्या है, एड्रेस है किसका, गिटहब के अंदर के रिपोजिटरी का, ठीक है। और ना एड्रेस से ही पता चल जाता है, जिसके एड्रेस में यूआरएल होगा मतलब वो रिमोट यूआरएल है, जिसके एड्रेस में नॉर्मल पाथ होगा मतलब वो लोकल है। तो ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा, लिख लो इसको भले चाहो तो, गिट रिमोट ऐड। अभी एक एरर आ सकती है, क्यों, क्योंकि अभी हमने अपने अकाउंट को वैलिडेट नहीं करा है, अथेंटिकेट नहीं करा है ना यहाँ से, क्योंकि मेरे पास 3 अकाउंट है गिटहब के। अभी मेरे पुराने अकाउंट क्या है, गिट से कनेक्टेड है, तो अब मुझे इस अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये एरर भी दे सकता है, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अथेंटिकेट समझते हो ना, यूजर आईडी पासवर्ड चेक करवाना, किसका, गिट से गिटहब। ये हो गया, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरर नहीं देगा, सबसे आखिरी में देगा, कहाँ पे, जब आप पुश करोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट ऑप्शन देखो, पुश का मतलब यही है, पुश मतलब होता है धक्का देना, हुक करना। हाँ, गिट ने क्या कर दिया, हुक कर दिया, किसको हुक कर दिया, स्टेजिंग को हुक कर दिया। कहाँ पे हुक कर दिया, ओरिजिन पे हेड हुक कर दिया। तो ओरिजिन मतलब यहाँ पर ओरिजिन मतलब हो गया कि इस गिटहब को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका मतलब आप गिटहब, गिट रिमोट ऐड गिटहब, ओरिजिन को आप कैसे समझो, ओरिजिन मतलब गिटहब। तो गिट ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसमें, गिटहब में, और गिटहब के किस रिपोजिटरी में ऐड कर दिया, इस रिपोजिटरी में ऐड कर दिया। और बस ये लास्ट कमांड है, गिट पुश -u मतलब होता है रिमाइंड करने के, रिमेंबर मी, जिसको बोलते हैं ना कि रिमेंबर मी, इसको याद रहेगा कि दोबारा कभी भी आप पुश करोगे तो वो मेन में ही करेगा। यदि आप -u लिख देते हो, बिना -u के भी काम हो जाएगा, पर -u लिखने से क्या होता है कि इसको हमेशा याद रहेगा कि जब भी कुछ भी पुश करोगे, जैसे आप अब बाद में आपको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गिट पुश लिख देना बस, तो अपने आप वो समझ जाएगा कि उसको कहाँ पुश करना है, मेन में। और फिर रिपोजिटरी अगर चेंज करनी हो तब फिर से करना पड़ेगा। रिपोजिटरी चेंज करने का मतलब नहीं, ये तो ब्रांच के लिए रिमाइंडर है ना, कि बाय डिफॉल्ट यदि आप गिट पुश करते हो तो उसका ब्रांच हमेशा मेन ही रहेगा। तो ब्रांच को रिमेंबर कराने के लिए अपन क्या लिखते हैं,
यू लिखते हैं। देखो आप बता रहे हैं, परमिशन टू कोड मग लैब फर्स्ट कोड डिनाइड टू शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, अनेबल टू एक्सेस गिटहब फर्स्ट कोड, द रिक्वेस्टेड यूआरएल रिटर्न एरर 403। तो क्या करना पड़ेगा आप मुझे, हाँ ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट करने के लिए भी दो कमांड होते हैं। कौन से कमांड होते हैं, दो कमांड। वो कमांड भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो पूरी कमांड की जो लिस्ट है ना, मैंने शिवा ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी दे रखी है। तो कभी कोई कमांड आप भूल जाओ तो मेरा जो ब्लॉग है इसके अंदर जाओ और यहाँ पे लिखो गिट, और यहाँ पर आपको पूरा जो थ्योरेटिकल मैंने अभी आपको पढ़ाया वो पूरी चीज़ें इसके अंदर भी है। गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, कैसे डाउनलोड करना है, A to Z कमांड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने लिखा भी है। इफ़ यू आर कनेक्टिंग फर्स्ट टाइम फ्रॉम गिटहब देन यू कैन सिंपली राइट दिस कमांड। ये पहली बार एक बार आपको करना पड़ेगा। मेरे इसमें तो ऑलरेडी है लेकिन दूसरे गिटहब अकाउंट से, लेकिन आपको भी ये दोनों कमांड एक बार चलाने पड़ेंगे। किस में चलाने पड़ेंगे, गिट में। गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूजर नेम। क्या यूज़र नेम है, क्या बनाया था यूज़र नेम बताओ। शिवा किसी ये तो डायरेक्टली नाम है ना। यूजर अच्छा नेम, वो अच्छा वहाँ का यूजर नेम। यूजर नेम है ना ये, यूजर डॉट नेम है ना, ठीक है। और दूसरा क्या है, ईमेल आईडी। मेरे ख्याल से डबल कोड में नहीं देना रहेगा, एक बार बिना डबल कोड के देख वो ले लेता है, लेकिन डबल कोड कैसे लेगा। बिना डबल कोड के देना है, ठीक है। मैंने सिंटेक्स में लिखा है codemuglab@gmail.com, पर अभी भी नहीं लेगा मेरे इसमें। पता है क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अभी वो क्योंकि वो विंडोज़ के अंदर जाकर के मेरा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है ना वो स्टोर है। तो इसके लिए क्या रहता है, विंडोज़ के अंदर एक कंटेंट रहता है क्रेडेंशियल करके कुछ, क्रेडेंशियल मैनेजर। मतलब ये जिनके पास पहले से ऑलरेडी सेव है उनको हटाना पड़ता है। देखो क्रेडेंशियल मैनेजर में यदि आप जाओगे ना तो विंडोज़ क्रेडेंशियल रहता है, और विंडोज़ क्रेडेंशियल में देखो ये देखो github.com, ये github.com ऑलरेडी मेरे मशीन पे क्या है, सेव्ड है। और इसमें किस नाम से सेव्ड है, यूजर में नेम में क्या है, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, और यहाँ पासवर्ड में क्या है, दिस वन। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मतलब ये उस केस में होता है कि यदि ऑलरेडी आपका पहले से कोई गिटहब अकाउंट आपके उसमें मैनेज्ड है। और ये भी ध्यान ध्यान रखो कि विंडोज़ में जितने भी पासवर्ड आप स्टोर करते हो, चाहे वो AWS का हो चाहे जिस अकाउंट का हो, वो सब विंडोज़ क्रेडेंशियल में सेव रहते हैं। और जो वेब के अंदर की चीज़ें वो वेब क्रेडेंशियल में सेव रहते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जिनको हार्डवेयर या नेटवर्किंग, क्योंकि आजकल अपन बेसिक कंप्यूटर पढ़ते नहीं है, सीधे डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं रहती। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि थोड़े से ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो वापस अब मैं फिर से चलाऊँगा, अब उसको वहाँ नहीं मिलेगा। इस बार पॉपअप आया देखो, ठीक है। अब ये पॉपअप आया क्योंकि उसको मिला नहीं वहाँ से, तो बोल रहा है अब वापस से आप क्या करो, साइन इन योर ब्राउज़र। अब ब्राउज़र में यदि लॉगिन होगा तो ऑलरेडी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा है, जबकि मुझे इससे नहीं करना है। बस एक बार आपको ऑथेंटिकेट करना है codemuglab। तो ये मिस्टेक ज़्यादातर होती है कि अपन पहले से गिटहब में अकाउंट करके रखते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं। तो यदि आपका फ्रेश अकाउंट होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑथराइज कर दिया, अब ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, सक्सीड हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो हो भी गया, ये पुश भी हो गया, मैसेज भी आ गया ना, ठीक है। अब आप जा कर के देख सकते हो, ये था ना ये। अब इसको रिफ्रेश करो आप, अब आपका पूरा कोड ये आ गया पूरा आपके गिटहब में। जितना भी कोड आपने वहाँ पे मैनेज किया था, एवरी कोड हैज़ बीन पुश हियर। सारी फाइल्स आ गई। सारी फाइल्स आ गई।
तो सर जैसे सारी फाइल्स नहीं, जितनी फाइल्स को मैंने ऐड करा वो आएगी ना। मैंने सिर्फ HTML वाले फाइल ही ऐड किए थे, बाकी फाइल या फोल्डर मैंने ऐड नहीं किए थे। और यदि सारी फाइल को ऐड करना होता तो क्या कमांड था, git add डॉट लगा दो बस। सारी फाइल को ऐड करने के लिए क्या होता है, git add डॉट। अब मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे सारी फाइल ऐड करनी है, तो देखो आप फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा स्टेप करना पड़ता है आपको, हर बार आपको इतना बड़ा स्टेप नहीं करना पड़ता। तो जैसे मैं git add डॉट करता हूँ, देखो क्या करा मैंने, git add डॉट, जितना बचा हुआ है सब ऐड करना चाहता हूँ। फिर अब मैं नेक्स्ट टाइम में क्या करूँगा, git, कोई स्टेटस की जरूरत नहीं, हाँ देखना है देख लो अब स्टेटस, हाँ ये भी सही है, स्टेटस से आप पता कर लो। देखो इतने ये सभी फाइल ऐड करने वाले हैं, तो आपने git add डॉट किया तो पुराने वालों को उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुराना वाला तो ऑलरेडी उसके पास है। कहाँ पर है अभी, कहाँ पर है ये फाइल, कहाँ पे जा रहा है, ये टेम्प टेम्प में जा रहा है। ध्यान रखना, दो तीन चीज़ें होती है गिट में, टेम्प होता है, स्टेज होता है। अभी टेम्प में है, ठीक है, अभी स्टेज में जाना है, तो स्टेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, और यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड कमिट, सेकेंड का अभी अभी गिटहब में गया होगा क्या, नहीं स्टेज में अभी कहाँ होगा, स्टेज में आया। अब गिटहब में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट पुश, बस पुश कर दो, क्योंकि -u ओरिजिन मेन करके रखा ही है। अब इतना बड़ा अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि अपन -u ओरिजिन मेन नहीं करते तो फिर पूरा लिखना पड़ता है, गेट पुश -u ओरिजिन मेन। -u ओरिजिन मेन एक बार कर दिया, दोबारा गेट पुश करने पे आपका काम हो जाएगा। ये हो गया। अब ये पूरा कंटेंट आप जाके चेक कर लो कि आपके रिमोट के अंदर ये पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। आप इसको रिफ्रेश करिए, ये आ गया, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा डेवलपर है, उसने कोई कोडिंग करा और उसने उधर से पुश किया। जैसे मान लो आप अपने मशीन से क्या कर रहे हो, इसी रिपोजिटरी पे क्या कर दिया आपने, पुश कर दिया। मान लो सेकेंड डेवलपर है, मान लो इनके मशीन से भी इन्होंने क्या करा, इसी में क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो जैसे मैं अभी बाहर से कोई फाइल पुश कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई बाहर से कोई फाइल उठाया, मतलब एक समझ लो कि सेकेंड डेवलपर है जो अपने लोकल मशीन से कोई भी फाइल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। आया ना समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपको आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप डेवलपर 2 हो गिटहब में, तो आपको भी मैंने यही वाला रिपोजिटरी दे के रखा है। आपने क्या करा, अपना फाइल यहाँ पे मैनेज किया, इसलिए इसका नाम ही डेवलपर 2 दे देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। ये डेवलपर 2 का फाइल है। देखो मैंने ऐसे उठा के डाल दिया इसको, मतलब वो डालेगा कमांड से ही डालेगा, पर मैं भी प्रैक्टिस के लिए ऐसे उठा के इसमें डाल दिया। अब बताओ मेरे पास डेवलपर 2 की फाइल है क्या मेरे लोकल में, मेरे लोकल में डेवलपर 2 की फाइल है क्या, जाके चेक करो, लोकल में तो नहीं है आपकी डेवलपर 2 की फाइल। अब डेवलपर 2 ने जो काम करा है उसको आपको यहाँ पे लाना है। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों लाना? बाजी नहीं करोगे क्या, उसने अपलोड कर दी, हाँ उसने अपलोड कर दिया, तो आपके पास नहीं है ना, आपके लोकल में तो नहीं है। तो वहाँ से डाउनलोड। हाँ वही बताना चाह, अभी आपको समझ में आया यूज केस क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे लोकल में तो है नहीं, जैसे मान लो इन्होंने जो काम किया, एक ही प्रोजेक्ट में काम करो, उन्होंने जो काम किया वो भी आपको मैंने, पर आपके पास नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गिट पुल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पुल। हाँ पुल से वापस क्या करेंगे, उसको जो भी नया मैनेज हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो पुल कमांड का मतलब होता है खींचना, जैसे पुश का मतलब होता है ना हुक करना, वैसे पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। जो भी आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो उसको यदि आपको फेच और मर्ज, मतलब पुल में दो चीज़ें रहती है, फेच करना और मर्ज करना, और इसका सिंटेक्स यही होता है, गिट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो ऐड होगी, तो यहाँ पे क्या करो, जाओ यहाँ पर और यहाँ पे लिख दो गिट पुल ओरिजिन मेन। तो पुल का मतलब होता है मिक्स करना। देखो ये बता भी रहा है ये कि developer2.txt नाम की एक फाइल है जिसमें चेंजेस हुआ है, और इसके अंदर के फाइल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पुल करके मर्ज कर दिया। देखो अब यहाँ पर आपका आ गया developer2, आ गया, दिख गया, तो एक तरीके से वो फाइल डाउनलोड होके अपने फोल्डर में आ गई, मर्ज हो गई, इसको मर्ज बोल सकते हैं फाइल, अच्छा। अपने आप ऑटोमेटिक मर्ज हो गई ना। आपकी इच्छा है, यदि आपको नहीं करना है तो मत करो। पुल कब किस स्थिति में किया जाता है कि जब आपका पर्टिकुलर, मान लो आप 5 डेवलपर हो, पांचों डेवलपर ने कोड मर्ज किया, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, पांचों डेवलपर के कोड को अपने पास रखेगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, पुल करेगा ना। तो अपन वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इधर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? तो फिर यही करना है तो फिर मत करो गिटहब यूज़।
जब डाउनलोड करके ही करना है तो फिर मतलब क्या है फिर ये सब प्रोसेस करने का। हमें ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि पूरा ट्रैकिंग के साथ भी चीज़ें होनी चाहिए ना। ठीक है, डाउनलोड करके करोगे तो फिर ये पूरा मेंटेन नहीं कर पाएगा ना, जो पाइपलाइन मेंटेन कर रहा है आपका, जो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का जो काम है वो नहीं कर पाएगा ना। नहीं तो आप उठा के सीधे अपना फोल्डर से जैसे अपन रखते हैं गिटहब में डायरेक्टली रख दो, पर वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेज नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, इसीलिए तो अपन टूल यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन CLI, क्योंकि CLI का जो परफॉर्मेंस है उसका नहीं है, क्योंकि एक फाइल की बात नहीं है यहाँ पे। 1000 करोड़ फाइल भी यदि वो रखेगा तो एक पुल से 1000 करोड़ की फाइल आपके इसमें मैनेज हो जाएगी। आप उसको एक फाइल क्यों समझ रहे हो, मैं तो एग्जाम्पल के लिए एक फाइल बता रहा हूँ ना। आप उसको 1 करोड़ फाइल समझो, और 1 करोड़ फाइल आप डाउनलोड एक एक करके खींचते रहोगे, दिन भर 10 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे एक कमांड चलाया, काम हो गया। आगे समझ में। अब इसके अंदर एक तो मैंने आपको पुश बता दिया, पुल बता दिया। अब एक ऑप्शन और रहता है कि जैसे मान लो एक नया बंदा है, अपॉइंट हुआ, उसको कुछ भी ABCD पता नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, और वो चाहता है कि जितना भी अभी प्रोजेक्ट बना है उसके पास आ जाए। तो उसके लिए क्या करेगा वो, उसके लिए वो एक नया पर्टिकुलर क्या करेगा, कोई नया बंदा है, नया मशीन होगा उसका, तो वो नया मशीन बनाएगा यहाँ पे माय फर्स्ट न्यू करके, और वो इस मशीन में चाहता है कि पूरा का पूरा फाइल क्या हो जाए, उसके पास आ जाए। तो इसके लिए होता है क्लोन करना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोन करना पड़ेगा। तो वापस से क्या करेंगे अपन, CD बाहर आए, मतलब एक बाहर आए, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए मतलब एक नया बंदा है तो क्या करेगा, गिट क्लोन, और जो भी रिपोजिटरी URL है ना उसको मैनेज कर देगा। गिट क्लोन, रिपोजिटरी का URL क्या है, आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ रहता है, कोड में क्लिक करना, रिपोजिटरी का URL मिल जाएगा, एंटर। पूरी चीज़ उसकी क्या है, उसके मशीन में आ गई, और फिर उसके आगे से फिर वो पुश पुल करता रहे। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कोई नया बंदा आया, अब उसके मशीन में तो कुछ भी नहीं है, क्या ABCD है, सब कुछ कहाँ पर है, गिटहब, या उसका मशीन ख़राब हो गया, मान लो आपको समझो उसका डिस्क चला गया, नया मशीन लेके दोबारा आया, तो क्या उसके पास तो कुछ कोड है नहीं लोकल में, तो क्या कर सकता है, क्लोन कर सकता है। क्या कर सकता है, क्लोन कर सकता है। तो बस इतना यदि आपको पता है ना, तो समझ लो कि आप कोई भी कंपनी के अंदर यदि जाओगे तो आप कंपनी वाले यही तो पूछते हैं कि आप कैसे काम करते थे, आपकी कंपनी में कैसे काम होता था, लाइव प्रोजेक्ट में आप कैसे काम करते थे। आपको यही तो बताना है कि हम क्या करते थे, गिट यूज़ करते थे, हमारा एक कंपनी का पर्टिकुलर एक शेयर्ड गिटहब का अकाउंट था, जितना भी हम टास्क करते थे पर डे बेसिस पे हम क्या करते थे, पुश करते थे, फिर वहाँ से हम क्या करते थे, रोज़ आकर के पुल करते थे। ठीक है, इसके बाद यदि तो वो सभी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, यदि ये प्रोसेस आपको पता है तो प्रोसेस ही तो पूछा जाता है ना, कि हाउ यू आर वर्किंग एक्चुअली। ठीक है, तो इतना आप करिए। और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो कॉर्पोरेट वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि किस किस टाइप के इन्वायरमेंट आप यूज़ करते थे, तो आप ये ये करके भी देखो। इसलिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा, और जिन लोगों ने अटेंड करा है इनको मैं ये वीडियो दे भी दूंगा मैं अभी। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अटेंड करा है सिर्फ उन्हीं को, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको नहीं मिलेगा। चलिए, कांग्रेचुलेशन।